की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां की वादियां मन मोह लेती हैं। गांव के लोगों का जीवन बहुत ही साधारण है, लेकिन यहाँ की प्रकृति, सुंदरता और शांति लोगों को आकर्षित करती है। गांव में एक छोटी सी दुकान है, जहां मोमोज वाली आंटी अपने हाथों से मोमोज बेचती हैं। उनकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग अक्सर उनके मोमोज की खुशबू से आकर्षित होते हैं और उनकी दुकान पर रुक जाते हैं। मम्मा वो देखो, मोमोज की दुकान, मुझे मोमोज खाने हैं। नहीं बेटा, ऐसी दुकानों में हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। मैं तुम्हें बड़े रेस्टोरेंट से मोमोज खिलाऊंगी। नहीं, मुझे यहीं से खाना है। देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत जिद्दी हो गई हो, अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती हो। चलो। सुनिए, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। हाँ मैडम, आइए ना, आप टेबल पर बैठ जाइए। ओफो, कितनी गंदगी है यहाँ, सो अनहाइजीनिक। अब मैं अभी साफ कर देती हूँ मैडम। मोमोज वाली औरत, जिसका नाम निर्मला था, वो जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से ही टेबल साफ करने लगती है, जिसे देखकर वो औरत अपना मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद निर्मला जब मोमोज की प्लेट लगाती है। मम्मा आप ही खाओ ना, मैं सच कह रही हूँ, बहुत टेस्टी है, खाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस एक टेस्ट करूंगी। वो औरत मुंह बनाते हुए एक मोमोज खाती है। अरे, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। खाते ही ऐसा लगा जैसे मुंह में घुल गया। मुझे तो लगा था ऐसी जगहों पर चीजें बहुत गंदी बिकती हैं, लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। कैसा लगा मम्मा? मैंने कहा था ना टेस्टी है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है एक प्लेट हमें और मंगवाना चाहिए। उन दोनों की बातें सुनकर निर्मला मुस्कुराने लगती है। निर्मला की दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें बिकने वाले मोमोज और निर्मला का व्यवहार दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आते थे। निर्मला का एक 7 साल का बेटा भी था। मम्मी, आप मेरे स्कूल की फीस टाइम पर क्यों नहीं जमा करवाती हो? आपकी वजह से हमेशा मुझे क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या हुआ बेटा, टीचर ने कुछ कहा क्या? अब ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो, ये आपका हर बार का ड्रामा है। आप समय पर स्कूल की फीस जमा नहीं करवाती और टीचर पूरी क्लास के सामने मुझे फीस के लिए टोकती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गोलू की बातें सुनकर निर्मला मायूस हो जाती है और अपनी दुकान का पैसे वाला गल्ला खोलती है, तो उसमें सिर्फ चिल्लर पड़े होते हैं। गोलू, फीस भरने के लिए इतने पैसे तो काफी नहीं होंगे। अरे निर्मला जी, आइए आइए। मैडम, ये लीजिए, मैं आपके लिए थोड़े से मोमोज लाई हूँ, आप अपने बच्चों को खिलाइएगा। अरे निर्मला जी, इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन अब आप ले आई हैं तो मैं रख लेती हूँ। मैडम, वो मैं कह रही थी, मैं आपको देर से ही सही, लेकिन फीस तो दे ही देती हूँ। आप गोलू को क्लास में फीस के लिए मत बोला कीजिए। अरे निर्मला जी, हमें भी कोई शौक नहीं है बच्चों को क्लास में फीस के लिए बोलने का, लेकिन बिना बोले आप जैसे पेरेंट्स फीस जमा ही नहीं कराते हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। हाँ, आपकी बात भी सही है। ये लीजिए आपकी इस महीने की फीस। ये क्या, इतनी सर्दी में आपने साधारण सी चप्पल पहन रखी है? निर्मला कोई जवाब नहीं देती। हाँ ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ। निर्मला चेहरे पर नकली मुस्कान रखे प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। पता नहीं है प्रिंसिपल अपने आप को क्या समझती है, एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। मन तो कर रहा था मोमोज वापस छीन लूं। निर्मला जब वापस आती है तो देखती है कि उसकी दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। कौन है आप लोग और यहाँ क्या करने आए हैं? मैडम जी, हमारा नाम चेतन पहलवान है।
थारे पति ने मेरे से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अब थारा पति तो रहा नहीं, तो मारे पैसे तन्ने देने पड़ेंगे। लेकिन पहलवान जी, मेरे पति ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। आखिर उन्होंने 3 लाख रुपए का क्या किया होगा? उन्हें तो मरे हुए भी काफी वक्त हो गया। देख मैडम, मैंने फालतू की बकवास नहीं सुनी। हमारे पास थारे पति का सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट है, ये देख। अब तने इसके आगे कुछ बोलना है? लेकिन इसमें तो लिखा है अगर पैसे समय पर वापस नहीं दिए तो हमारा घर आपके नाम हो जाएगा। लेकिन पहलवान जी, अगर आप ये घर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? इस घर और दुकान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो तो कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। चलो भाई चलो, रे सामान बाहर फेंकना शुरू करो। रुक जाइए, आप किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं अभी आती हूँ। निर्मला भागकर घर के अंदर जाती है और अपना बहुत पुराना संदूक खोलती है जिसमें एक मोतियों का हार रखा था। हार को हाथ में लेते ही निर्मला की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसे याद आता है कि शादी की पहली सालगिरह पर उसके पति ने उसे ये तोहफा दिया था। जी आपको पता है, मेरी सहेली है ना पायल, उसके पति ने पहली सालगिरह पर उसे मोतियों का हार गिफ्ट किया था। कितनी खुशकिस्मत है ना वो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन हम भी बहुत बड़े आदमी बनेंगे। फिर मैं तुम्हें एक क्या पूरे 10 मोतियों का हार ला कर दूंगा। हम जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। आखिर एक छोटी सी मोमोज की दुकान से हमारा क्या होगा? शायद मेरी किस्मत में मोतियों का हार है ही नहीं। निर्मला उदास होकर सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी की सालगिरह थी। निर्मला कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? दुकान में बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं, मुझे उन्हें मोमोज सर्व करना है। हम इतने अमीर नहीं कि हमारी दुकान में 10 नौकर काम कर रहे हो। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। अरे तुम अपनी आंखें तो बंद करो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। हाँ, मोतियों के हार के अलावा और कोई चीज मुझे खुश नहीं कर सकती, और मुझे पता है मोतियों का हार खरीदने की हमारी औकात नहीं है। अरे तुम आंखें बंद तो करो। हाँ, अब ये लो तुम्हारा तोहफा। अरे ये तो मोतियों का हार है, लेकिन आपने ये कहाँ से खरीदा? ये असली तो है ना? अरे हाँ, ये पूरा असली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं इसको जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। तो आपने मेरे लिए मोतियों का हार ऐसे खरीदा था। अब समझ आया, गलती मेरी ही है। मैंने ही आपको मजबूर कर दिया था। आपके जाने के बाद जब अकेले सब कुछ संभालना पड़ रहा है, तब आपकी कमी मुझे बहुत खल रही है। लीजिए पहलवान जी, इस हार की कीमत लगभग 3 लाख होगी। इसे लेकर आप हमारा घर छोड़ दीजिए। अरे असली तो है ना? है तो असली। रे चलो सारे वापस चलो। अपने को जो चाहिए था मिल लिया। पहलवान अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। तब जाकर निर्मला की सांस में सांस आती है। ओह, ये जीवन इतना भी आसान नहीं है। अभी तो न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना बाकी है। निर्मला पहाड़ों पर अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान चलाकर अपने बेटे को पाल रही थी। कुछ सालों बाद गोलू बड़ा हो गया था और साथ में आवारा भी। दुकान के गल्ले के सारे पैसे कहाँ गए? तूने फिर से पैसे निकाले ना? हाँ तो क्या हो गया? मुझे जरूरत थी पैसों की। आपसे मांगता तो आप देती नहीं, इसलिए मैंने खुद निकाल लिए। गोलू तू बहुत बदमाश हो गया है। अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुझे दुकान संभालनी चाहिए, और तू है कि दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अरे तेरी उम्र में बच्चे माँ बाप की ढाल बनते हैं। तो उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप ने बहुत कुछ किया होता है, इसलिए वो ढाल बनते हैं। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? मुझे तो अपने दोस्तों को ये बताने में भी शर्म आती है कि आप मेरी माँ हो, समझी? उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक मोमोज बेचने वाली का बेटा हूँ? हैं? तू सही कह रहा है।
मैं तुझे पढ़ाने लिखाने और काम में इतना व्यस्त हो गई कि तुझे अच्छी परवरिश ही देना भूल गई। गोलू की बातों से निर्मला के दिल पर गहरी चोट लगती है। वो गोलू को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपनी माँ की कभी नहीं सुनी और अब तो उसने नशे की लत भी पकड़ ली थी। अरे पैसे कहाँ है, मुझे पैसे चाहिए। गोलू तू नशा करके आया है, अपना चेहरा दिखा। तूने दारू पी है? हाँ तो क्या हो गया, इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। दारू ही तो पी है, किसी का खून थोड़ी ना किया है। मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे पैसे चाहिए बता रहा हूँ। लेकिन तू सुबह ही तो 3,000 रुपए गले से चुरा कर ले गया था। तूने वो सारे पैसों का क्या किया? वो पैसे तो मैं जुए में हार गया। क्या इसका मतलब तूने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया? हाँ मैंने सब शुरू कर दिया। आपको क्या परेशानी है, हैं? आप क्या चाहती हैं, आपकी तरह मैं भी अपनी जिंदगी मोमोज बेच के गुजार दूं, हैं? निर्मला की जिंदगी में एक परेशानी जाती थी तो दूसरी आ जाती थी। अपने बेटे का हाल देखकर वो बहुत परेशान हो जाती। तभी उसे किसी की आवाज आती है। अम्मा जरा एक प्लेट मोमो लगा देना। अभी लगाती हूँ बेटी, ये लो तुम्हारे मोमोज। इतने साल बीत गए अम्मा, लेकिन आपके मोमोज का टेस्ट नहीं बदला। क्या मतलब? क्या तुम यहाँ पहले भी आती थी? अम्मा आप मुझे पहचान नहीं पाई? मैं वही लड़की हूँ जो बहुत साल पहले अपनी माँ के साथ यहाँ मोमोज खाने आई थी। आपको मेरी माँ तो जरूर याद होगी। हाँ, जो हर बात पर सो अनहाइजीनिक बोलती रहती थी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने बचपन में आपके हाथ के बने मोमोज खाए थे। उसके बाद से आज तक मुझे ऐसे टेस्टी मोमोज कहीं नहीं मिले। सच में अम्मा, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। और बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही अम्मा। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। माफ करना मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अजीब बात है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। मेरा नाम वामिका है। आपका भी तो एक बेटा था ना शायद, वो कहाँ गया? उसके बारे में तो मत ही पूछ बेटा। तेरी माँ चाहे जैसी भी हो, उसने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, और एक मैं हूँ जो अपने बेटे को अच्छे संस्कार ही नहीं दे पाई। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी खुशियों का गला घोंट कर उसकी जरूरतों को पूरा किया, और वो, उसके बारे में तो मुझे किसी को बताने में भी शर्म आती है। अब तो उसने नशा करना और जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है। बुढ़ापे में भी सुख नसीब नहीं हुआ मुझे। हम दोनों में एक अजीब सिमिलैरिटी है ना अम्मा। आपका बेटा होते हुए भी आप अकेली हैं, और मैं भी कई सालों से अपना जीवन अकेले बिता रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुमने उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। दरअसल मैंने कभी अपने पिता की शक्ल नहीं देखी, लेकिन लोगों से सुना है कि मेरी माँ उनकी दूसरी पत्नी थी। जब मेरी माँ को उनकी पहली पत्नी के बारे में पता चला तो मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। उस समय मैं बहुत छोटी थी। ओह, ऐसा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी पापा से नफरत नहीं हुई। मैं उनसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उनके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था। मैं आज भी उनकी तलाश में हूँ, वो मुझे जरूर मिलेंगे। भगवान भी लोगों को कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मोमोज खाने पर ध्यान दो, सारे ठंडे हो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे आपके साथ इतना अपनापन सा लगा कि बातें करते करते मोमोज के बारे में ही भूल गई। बाय बाय अम्मा, मैं यहाँ जल्दी दोबारा आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। निर्मला ने हंसते हंसते वामिका को विदा किया। ये कुछ देर का समय वामिका के साथ उसका बहुत अच्छा गुजरा। कितनी प्यारी बच्ची है, काश भगवान मुझे भी ऐसी औलाद देती।
अब तो गोलू की नशे की लत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अम्मा, मुझे पैसे दिए, जल्दी दे, जल्दी दे। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। मेरी इतनी मेहनत की कमाई तो अय्याशी में उड़ा देता है। अरे देने पड़ेंगे मुझे पैसे, समझी? नहीं तो क्या मारेगा मुझे, हाथ उठाएगा मुझ पर? बोल, अब यही सब देखना रह गया है। माँ पैसे दे दे मुझे, वरना सच में बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं दूंगी। गोलू गुस्से में अपनी माँ को धक्का दे देता है। निर्मला का कमजोर शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके सर पर चोट लगती है और सर से लगातार खून बहने लगता है, लेकिन गोलू को इन सब से कोई फिक्र नहीं थी। जमीन पर पड़ी माँ के हाथ से पैसे लेकर गोलू निकल जाता है। तभी वहाँ पर वामिका आती है। अम्मा, अम्मा आप कहाँ हैं? मैं आपको आज एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अम्मा, आपकी हालत किसने की? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। कुछ लोग जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करते हैं। निर्मला की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल के वार्ड में पाती है। अम्मा, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? आपके साथ ये सब किसने किया अम्मा? आप मुझे एक बार उसका नाम बताइए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोलू, मेरा बेटा। पैसों के लिए उसने मुझे धक्का दे दिया था। हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वो बहुत खतरनाक हो चुका है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कुछ समय बाद निर्मला की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। अम्मा चलिए, आज हम घर चलेंगे। तू बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे नहीं पता तेरा मेरा क्या रिश्ता है, पर मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच कुछ बहुत गहरा रिश्ता है। डॉक्टर ने आपको इमोशनल होने से मना किया है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोलू को मैंने बाल सुधार केंद्र में भिजवा दिया है। देखिएगा, वो वहाँ से बिल्कुल ठीक होकर आएगा। तब तक आपका ख्याल मैं रखूंगी। और हाँ, एक और बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, लेकिन वो मैं घर चलकर बताऊंगी। निर्मला और वामिका घर आ जाते हैं। बेटा, तू मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे पिताजी का पता चल गया है, लेकिन अभी मैं उनसे मिली नहीं हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे पहले उनसे मिलने वाली हूँ। तो तुझे जाना चाहिए। मेरी वजह से तूने अपना इतना जरूरी काम नहीं किया। आप भी बहुत जरूरी है अम्मा। मैं कल सुबह अपने पापा से मिलने जाऊंगी। वो वृद्धाश्रम में थे और वो अपना अतीत पूरी तरह से भूल चुके थे। पापा, कौन हो तुम? और तुमने मुझे पापा क्यों कहा? मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आप मुझे भूल चुके हैं। बहुत मुश्किल से आपका पता लगाया है मैंने। हाँ, ये सच है कि मैं अपना अतीत भूल चुका हूँ, पर तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा बेटा। अगर मैं आपको अपने साथ कहीं चलने को कहूँ तो आप चलेंगे? वामिका का पिता राजी हो जाता है। वामिका अपने पिता को उन्हें पहाड़ों के बीच निर्मला के घर ले जाती है। वही पहाड़, वही रास्ता, वही सुंदरता, उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
इस जगह से मेरा बहुत पुराना नाता है। आप इस जगह को जानते हैं? इसका मतलब मैं आपको सही जगह लाई हूँ। वामिका अपने पिता को लेकर जैसे ही निर्मला के घर पहुँचती है, अम्मा देखो मेरे साथ कौन आया है। निर्मला जैसे ही वामिका के पिता को देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वामिका के पिता भी निर्मला को देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम जिंदा हो? इतने सालों से कहाँ थे? तुम्हारे होते हुए भी मैं एक विधवा की जिंदगी जी रही थी। अम्मा आप क्या कह रही हैं? लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। निर्मला मुझे सब याद आ गया। तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया। मेरी याददाश्त लौट आई। आपकी याददाश्त लौट आई? इसका मतलब जो मैं समझ रही हूँ वही सच है। आपकी वो पहली पत्नी जिसकी वजह से मेरी माँ ने आपको छोड़ दिया था, वो ये है। हाँ, निर्मला ही मेरी पहली पत्नी है। आज तक लगता था मेरे पिता गलत नहीं है, लेकिन आप तो सच में एक बहुत घटिया इंसान है। जब आपका अच्छा खासा परिवार था तो आपने मेरी माँ की जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया बेटी। निर्मला, तुम्हें तो याद होगा ना, उस बरसात के मौसम में तुम मुझे शहर जाने से मना कर रही थी। सुनिए, इतनी बरसात में कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पर बहुत फिसलन होती है। देखो, तुम गोलू का ध्यान रखो निर्मला। मैं शहर से जल्दी ही लौट आऊंगा। मुझे वहाँ कुछ बहुत जरूरी काम है। चिंता मत करो, मैं सही सलामत आऊंगा। ऐसा कहकर मोहन शहर के लिए घर से निकल जाता है। वो जैसे ही शहर पहुंचता है, उसकी नजर एक लड़की पड़ जाती है जो नदी में कूदकर अपनी जान दे रही थी। तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? यहाँ आओ। मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। मोहन ने उस लड़की को अपनी सूझबूझ से बचा लिया। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? मैं जिससे प्यार करती थी उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग गई, और वो यहाँ आया ही नहीं, और ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? तो तुम्हें लगता है कि मरने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, अगर मैं जिंदा रही तो मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे, और फिर मुझ भागी हुई लड़की से शादी भी कौन करेगा? तुम करोगे? बताओ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? मोहन को उस समय उस लड़की की जान किसी भी हालत में बचानी थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मोहन उस लड़की को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर वो उसे कुछ बता ही नहीं पाया। ये मैंने क्या कह दिया? निर्मला को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया। मोहन ने टेंशन में शराब पी ली, और शराब के नशे में उसे उस लड़की और निर्मला के बीच कोई फर्क नहीं दिखा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मोहन नहीं करना चाहता था। मोहन ना निर्मला को कुछ बता पा रहा था और ना ही अपनी दूसरी पत्नी को। एक दिन वो बहुत हिम्मत करके अपनी दूसरी बीवी के पास गया। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ। तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। मैं शादीशुदा था और मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं किसी की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। मुझे डर था कि कहीं तुम फिर से आत्महत्या करने की कोशिश ना करो। तो फिर मेरी बात भी सुन लो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसी दिन मोहन को उसकी दूसरी पत्नी ने छोड़ दिया था, और जब वो वापस निर्मला के पास लौट रहा था उसे सब कुछ बताने के लिए, तभी पहाड़ों की फिसलन में उसका पैर फिसल गया और वो अपनी सारी याददाश्त खो बैठा। और आज तक मुझे ऐसा लगता रहा कि पहाड़ों में फिसलकर आपकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी ढूंढने की भी कोशिश नहीं की।
माफी तो मुझे तुम दोनों से मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा। मुझे लगता है अब हमें सब कुछ भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। क्यों अम्मा, मैंने सही कहा ना? अब सॉरी माँ, मैंने सही कहा ना? निर्मला की आंखें भर आती हैं और वो वामिका को गले से लगा लेती है। कुछ समय बाद गोलू भी पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाता है। सारी बात जानकर वो भी बहुत खुश होता है और अब वो परिवार मिलजुल कर खुशी से मोमोज की दुकान चलाने लगता है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।